चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। आज आपकी हिस्ट्री की जो सेकंड क्लास है, जिसमें हमारे ऋग्वेद के बारे में हम देख रहे थे। जो भी आपके आर एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके थे। आज इसके 50 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद का चलेगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनमें हमेशा लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है, बस उन्हीं को देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और इनमें इतना ही हो जाए बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या कह रहा है। ठीक है, और हाँ, एक बात और ध्यान रखो कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि इस क्लास का फायदा आपको और आपके दोस्तों को सभी को मिल सके। जल्द से बिल्कुल भी फील मत कीजिए, वैकेंसी आपके लिए भी है और आपके दोस्तों के लिए भी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि ऋग्वैदिक समाज में कृषि के लिए हल का प्रयोग नहीं होता था। इसका अर्थ है कि कृषि पूर्णतः आदिम पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा कि ऋग्वैदिक समाज में कृषि के लिए हल का प्रयोग नहीं होता था। निष्कर्ष ये निकला है कि इसका अर्थ है कृषि जो पूर्णतः है वो किस पर बेस्ड थी, आदिम पद्धति पर। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हल का प्रयोग उस टाइम नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि लोहा नहीं था। ठीक है, लोहा लास्ट में आया था, वैदिक काल में आया था। लोहे का प्रयोग वैदिक काल में होने लगा था। उस टाइम पीरियड में हल का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, जो टोटल जो भी कृषि होती थी वो आदिम समाज पर बेस्ड थी। क्लियर? और इसके बारे में चर्चा करें तो ठीक है, इसके बारे में और देखें थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्य जीवन का आधार पशुपालन था। ठीक है, जो इनका जो जीवन का आधार था, लाइफ थी, वो किस पर बेस्ड थी? वो थी पशुपालन पर। ठीक है, इस काल में कृषि का प्रारंभिक विकास हुआ था, लेकिन हल का कोई उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिला है। भूमि को खोदने के लिए मुख्य रूप से खुरपी, ठीक है, खुरपी का प्रयोग करते थे भूमि को खोदने के लिए, खुरपी का, ठीक है, लाठी जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, भूमि को खोदने के लिए खुरपी और लाठी जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। कृषि वर्षा पर आधारित थी, जो कृषि थी, ठीक है, वर्षा पर आधारित थी। क्लियर? इसलिए निष्कर्ष आर कथन ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है, क्योंकि आत्मनिर्भर पद्धति का मतलब होता है कि आर्य अपनी छोटी सी कृषि और पशुपालन पर ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, ऋग्वेद में जौ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है? जो एक फसल है। ठीक है, जौ का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जिसको वहां पर बोला जाता था यव। ठीक है, और उसके बाद अनाज को धन्य कहा जाता था। अनाज को क्या बोला जाता था? धन्य। ठीक है, अनाज को धन्य बोला जाता था। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि धन्य किसे कहते थे, या आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। हल का प्रयोग कब मिला है? तो हल का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में मिला है, जो लौह उपकरण के आने से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, जो हल का जो प्रयोग है वो कब मिला था? वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। क्लियर? उत्तर वैदिक काल में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल में नृपति शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नृपति शब्द का प्रयोग राजा के लिए हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। राजा को क्या क्या बोला जाता था? राजा को गोप भी बोला जाता था, गोप। ठीक है, तो नृपति भी इसको बोला जाता था। और किसके से नाम सम्मानित किया जाता था? जनस्य गोप्ता। ठीक है, उसको जनस्य गोप्ता भी बोला जाता था। गोप हो गया, जनस्य गोप्ता हो गया, नृपति हो गया, ये सभी सब जो हैं वो राजा के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, यह दर्शाता है कि राजा का अधिकार अब पूर्णतः निरंकुश हो गया था। ठीक है, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर अंकुश लगाया जा सकता था। कौन लगा सकता था? सभा और समिति लगा सकते थे। ठीक है, सभा और समिति। सभा जो थी वो वरिष्ठ लोगों की थी और समिति आम लोगों की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है लेकिन आर गलत है। देखो, उत्तर वैदिक काल में नृपति शब्द का प्रयोग राजा के लिए प्रयोग होने लगा था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह दर्शाता है कि राजा के अधिकार पूर्णतः निरंकुश हो गया था। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि उत्तर वैदिक काल में नृपति शब्द के लिए राजा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यह नृपति का मतलब यह दर्शाता नहीं है कि राजा का अधिकार पूर्णतः निरंकुश हो गया है। ठीक है, राजा का अधिकार बड़ा था, लेकिन फिर वह धर्म और पुरोहित वर्ग पर के नियंत्रण में था।
राजा को अपनी नीतियों के लिए सभा समिति को परामर्श लेना पड़ता था, ठीक है, हर चीज के लिए। और सभा समिति चाहे तो वो राजा को उसके पद से हटा भी सकती थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो राजा निर्वाचित था, वंशानुगत नहीं था। उत्तर वैदिक काल में बात की जाए तो राजा तंत्र वंशानुगत होता था, लेकिन धर्म और पुरोहित वर्ग का नियंत्रण बना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज में ऋण ग्रस्तता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी उधारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कि जो ऋण ब्याज से रुपए नहीं दिए जाते थे, ऐसी बात कही जा रही है कि ऋग्वैदिक समाज में। इसका अर्थ है कि समाज पूर्णतः आत्मनिर्भर था। क्लियर। तो अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। देखो, ऋग्वैदिक काल में ऋण ग्रस्तता का उल्लेख नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन समाज पूर्णतः आत्मनिर्भर था, ये बात भी गलत है, ठीक है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं था। ऋग्वेद में यानी डेप्ट का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि उधारी का उल्लेख नहीं मिलता है, डेप्ट का, ठीक है, डेप्ट का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका यार अर्थ यह नहीं कि समाज पूरी तरह से आत्मनिर्भर था, आदान प्रदान की प्रणाली, ठीक है, वो सिस्टम था। क्लियर। यानी कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आदान प्रदान प्रणाली था, ठीक है, आदान प्रदान वस्तु विनिमय से होता था, आदान प्रदान प्रणाली भी उस टाइम पीरियड में थी, तो इसीलिए गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। जबकि आर जो कि ए कथन वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में बताया तो मुद्रा प्रचलन का अभाव था, जो वस्तु विनिमय होता था, यानी कि विनिमय प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकार को धर्म शास्त्रों द्वारा सीमित कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकार को धर्म शास्त्रों द्वारा सीमित किया गया था। यह सत्ता और धर्म के सामंजस्य का संकेत देता है, ठीक है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। आपको पता है कि अभी बताया था सभा समिति का पूर्ण नियंत्रण था राजा के ऊपर, और ये वंशानुगत उत्तर वैदिक काल में जो था, जो राजा वंशानुगत हो तो गया था, लेकिन फिर भी उस पर कंट्रोल किसका था, सभा समिति का। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ऋग्वैदिक काल में वंश के आधार पर नहीं होता था, वो चुना जाता था, ठीक है। और ये सत्ता और धर्म के सामंजस्य का संकेत देता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आर सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर। और बात करते हैं तो धर्मशास्त्रों ने यह निर्धारित किया कि राजा को धर्म के अनुसार ही शासन करना पड़ेगा, ठीक है। धर्मशास्त्र क्या निर्धारित करते थे कि राजा को धर्म के अनुसार शासन, राजा को धर्म मानुसार शासन, ठीक है, धर्मानुसार शासन करना पड़ेगा। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म और राजनीति में सामंजस्य था। क्लियर। और ये बात कहाँ मिली है, इसके लिए जो ग्रंथ हैं धर्मशास्त्र में, एक तो मनुस्मृति हो गया, ठीक है, मनुस्मृति हो गया, और धर्मसूत्र हो गया, धर्मसूत्र। क्लियर। राजा को धर्मपालक भी कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था, राजा को धर्मपालक, धर्म का पालन करने वाला, धर्मपालक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 देखो कि ऋग्वैदिक काल में पुरोहित वर्ग सामाजिक संरचना में उच्च स्थान पर था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित जो वर्ग था वो सामाजिक संरचना में उच्च स्थान पर था। इस काल में ज्ञान और कर्मकांड का महत्व अधिक था। क्लियर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा कि ऋग्वैदिक काल में पुरोहित वर्ग सामाजिक संरचना में उच्च स्थान पर रखता था, और इस काल में ज्ञान और कर्मकांड का बहुत ज्यादा महत्व था। क्लियर। तो पुरोहित वर्गों ने मंत्र और यज्ञों के ज्ञान के कारण समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। यह कर्मकांडों से ही उनकी शक्ति बढ़ी थी, ठीक है, यह कर्मकांडों से उनकी शक्ति बढ़ी थी, ठीक है। पुरोहित वर्ग में बात की जाए तो पुरोहित वर्ग में कौन कौन से होते थे, होता और अर्धवर्यो और उद्गाता, ठीक है, ये कुछ वर्ग थे पुरोहित वर्ग, ठीक है। यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य था देवताओं को प्रसन्न करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ गया। इस काल में व्यापार और कृषि दोनों में वृद्धि हुई, ठीक है। तो बताइए क्या सही है, तो बिल्कुल वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर हल लोहे की खोज हो गई थी, लोहे की खोज से व्यापार और कृषि में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तो जो धनी जो लोग वैश्य थे वो व्यापार करने लग गए, और व्यापार से उन्होंने धन एकत्रित करना शुरू कर दिया। क्लियर। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ए आर दोनों ही सही है, आर सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ग कृषि, व्यापार और पशुपालन में अग्रणी रहा है। व्यापारिक गतिविधियों और शिल्पकार के विस्तार ने इस वर्ग को सशक्त बना दिया।
उत्तर वैदिक काल में बात की जाए तो गंगा के मैदान में कृषि का विस्तार हुआ। ठीक है, गंगा के मैदान में कृषि का विस्तार हुआ, गंगा के मैदान में। ठीक है, मैदान में एग्रीकल्चर बढ़ी, एग्रीकल्चर का विस्तार हो गया। ठीक है, व्यापार प्रणाली में बात की जाए तो आपको ऑलरेडी पता है जो मुद्रा का प्रारंभ यहाँ पर हो गया था, लेकिन अभी भी वस्तु विनिमय फेमस थी। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक क्वेश्चन नंबर 57 है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन पर निर्भर थे। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन पर निर्भर थे। गोधन को का उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में अत्यधिक महत्व था। बिल्कुल सही है, ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन पर निर्भर थे क्योंकि गोधन का उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में अत्यधिक महत्व था। बिल्कुल दोनों ही सही है। ए आर की जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य हैं वो पशुपालन पर निर्भर थे। पशुपालन निर्भर थे, कैसे निर्भर थे? क्योंकि जो गोधन था यानी कि जो पशुओं का जो धन था, जो पशु थे, ठीक है, पशु जिसके पास पशु ज्यादा होंगे वो समाज में ज्यादा इज्जत पाएगा और आर्थिक स्थिति उसकी ज्यादा मजबूत होगी। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ए आर दोनों ही सही है, आर सही व्याख्या भी कर रहा है। और जान लेते हैं इसके बारे में। तो ऋग्वैदिक आर्यों के लिए पशुपालन जीवन का आधार था। गोधन के बारे में बात की जाए तो जैसे कि भेड़ बकरी हो गई, गाय हो गई, ठीक है, बैल हो गया, बकरी हो गई, ठीक है, तो ये उनकी संपत्ति का प्रमुख स्रोत था। गाय का उपयोग दूध, ठीक है, गाय का उपयोग किस लिए किया जाता था? यहाँ से दूध, घी निकालने में, ठीक है, और यज्ञ में आहुति में, ठीक है, गाय के दूध का प्रयोग किया जाता था। गायों के लिए युद्ध, ठीक है, गायों के लिए क्या होते थे? युद्ध भी होते थे, जिसको गविष्ट बोला जाता था। गविष्ट गायों के लिए युद्ध हुआ करते थे, उस युद्ध को गविष्टि बोला जाता था। गविष्टि, क्लियर? गाय को अगन्या बोला जाता था, ठीक है, गाय को मारना पाप समझा जाता था उस टाइम पीरियड में, यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु होता था, अगन्य बोलते थे। कर का भुगतान भी गोधन के रूप में भी किया जाता, जो टैक्स होता था, टैक्स का भुगतान भी लोग गोधन के रूप में ही करते थे, यानी कि अपनी कोई गाय जो भी पशु होता था उनको ही टैक्स के रूप में देते थे। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में लौह का प्रयोग कृषि उपकरण में हुआ। ठीक है, इससे आर्य समाज ने नए भूभागों में विस्तार किया। ठीक है, लौह का प्रयोग होने लगा तो नए भूभाग का विस्तार करना भी शुरू कर दिया, जिससे कि उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया और वहां पर खेती करनी शुरू कर दी। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका भी। तो उत्तर वैदिक काल में लौह युग का उदय हुआ। लौह उपकरण में बात की जाए तो हल कुल्हाड़ी हो गए, ने गंगा के मैदानों में घनी झाड़ियों को काटने के लिए भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद की। इससे आर्यों ने पूर्वी भारत तक अपना विस्तार कर लिया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे उन्होंने कहाँ तक विस्तार कर लिया था? पूर्वी भारत तक। ठीक है, पूर्वी भारत तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। लौह का उल्लेख श्यामस अयस यानी काला धातु के रूप में हुआ था। गंगा यमुना दोआब में आर्य बस्तियों ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आर्यों ने अपनी बस्तियां बनाई। ठीक है, 59 क्वेश्चन देखो कि ऋग्वैदिक काल में व्यापारी वर्ग विकसित नहीं हुए थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में व्यापारी वर्ग विकसित नहीं हुए थे। इसका अर्थ है कि यह काल आंतरिक और सीमित संसाधनों पर आधारित था। ठीक है, फिर से सुनो, ऋग्वैदिक काल में व्यापारी वर्ग विकसित नहीं हुए थे। इसका अर्थ है कि यह काल आंतरिक और सीमित संसाधनों पर आधारित था। देखो, व्यापारी वर्ग विकसित नहीं होते, ये ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल अलग है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, जो व्यापारी वर्ग का विकास हुआ था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन ऋग्वैदिक काल में इसका विकास नहीं हुआ था, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से के बाद का समय है ये। ठीक है, लेकिन हाँ, वहां पे जो प्रणाली होती, जो आंतरिक जो विनिमय प्रणाली होती थी, वो व्यापार होता था। ठीक है, वो विनिमय प्रणाली से होता था, मुद्रा का प्रचलन वहां पे नहीं था इस टाइम पीरियड में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या कह रहा है। उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ का महत्व बढ़ा। यह राजा की शक्ति और साम्राज्य के विस्तार का प्रतीक था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उस टाइम पीरियड में जो अश्वमेध यज्ञ होता था वो इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था, घोड़ा जिस प्रदेश में जाना चाहे वो जा सकता था, और इस घोड़े को जिसने भी रोकने की हिम्मत होती थी वो इसको रोकता था, और इसका सीधा मतलब होता था कि आप राजा को युद्ध की चुनौती दे रहे हैं, और फिर आपको उस बंदे से उस पर्सन से युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन राजा अपनी सत्ता के प्रदर्शन और साम्राज्य विस्तार के लिए करता था। इस युग के आयोजन से राजा को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिलती थी। ठीक है, अब यज्ञों के बारे में बात की जाए तो राजसूय यज्ञ हो गया, ठीक है, राजसूय यज्ञ हो गया और वाजपेयी यज्ञ हो गया। वाजपेयी यज्ञ,
ठीक है। और एक अश्वमेध यज्ञ तो आप देख ही चुके हो, यह कि पुरोहितों के मार्गदर्शन में होते थे, ठीक है। पुरोहित कहते थे कि हे राजन, अब आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए अगर आपको सम्राट बनना है तो पूरे भारत का, या चक्रवर्ती सम्राट बनना है, तो इसलिए ये हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या कह रहा है। ऋग्वेदी समाज मात्र सत्तात्मक नहीं था, इसका अर्थ है कि पितृ सत्ता की अवधारणा मजबूत थी। ऋग्वेदी समाज मात्र सत्तात्मक नहीं था, बिल्कुल, लेकिन एक मिनट, इसका अर्थ है कि पितृ सत्तात्मक की अवधारणा मजबूत थी। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखो, मां सत्तात्मक नहीं था, ये बात मानते हैं। कैसे मानते हैं? क्योंकि जो चीजें चेंज हुई थी। ऋग्वेद से पहले आया था सिंधु हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इससे आया था हड़प्पा, ठीक है। और हड़प्पा में क्या हुआ था, तो हड़प्पा को जो था वो मां सत्तात्मक था, लेकिन चीजें बदली। देखो, चीजें हमेशा इस तरह से बदली। स्टार्टिंग जहां से हुई, स्त्रियों की दशा कुछ इस तरह से रही, ठीक है। एक काल से लेकर दूसरे काल तक, जैसे कि अगर मान के चलो इस काल में अगर माता का स्थान सर्वोच्च है, तो जब दूसरे काल तक आया तो पिता का स्थान सर्वोच्च हो गया। वहीं फिर तीसरे काल में फिर से माता का स्थान सर्वोच्च हो गया, फिर से चौथे काल में फिर से पिता का स्थान सर्वोच्च हो गया, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जब ऋग्वेदी सभ्यता आई तो मात्र सत्तात्मक समाज ना रहकर पितृ सत्तात्मक बन गया, ठीक है। तो ऋग्वेदी समाज सत्तात्मक नहीं था, इसका अर्थ है कि पितृ सत्ता की अवधारणा मजबूत हो गई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ये यार दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। वंश परंपरा पिता के नाम से चलती थी, ठीक है। वंश परंपरा पिता के नाम से चलती थी। परिवार का मुखिया क्या बोला जाता था? परिवार का जो मुखिया होता था, परिवार का मुखिया, ठीक है, परिवार का मुखिया, ठीक है। परिवार का मुखिया क्या हो जाता था? परिवार का मुखिया को गृहपति बोलते थे, गृहपति, क्लियर। विवाह संस्था का महत्व होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या कह रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का अत्यधिक विस्तार हुआ। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का अत्यधिक विस्तार हुआ, इसमें ब्राह्मणों की सत्ता और सामाजिक प्रभुत्ता बढ़ा दी। बिल्कुल दोनों ही सही है, क्लियर। ये दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इस काल में यज्ञ और बलि प्रथाओं का प्रचलन हो गया था। ब्राह्मणों ने यज्ञों के माध्यम से समाज पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। कर्मकांडों का विरोध करने के लिए ठीक है, कर्मकांडों का विरोध करने के लिए दो धर्म आए, ठीक है, और दो धर्मों का जन्म हुआ, ठीक है। उन धर्मों के बारे में बात करते हैं, तो वो एक था बौद्ध धर्म और एक था जैन धर्म, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, यह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत है। बिल्कुल दोनों ही सही है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, क्योंकि यह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत है, ठीक है। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पुरुष के अंगों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। पुरुष सूक्त का मतलब क्या है कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों ही जो, ठीक है, चारों ही जो हैं वो किसके बताएगा? ये बताएगा कि ये पुरुष अंगों से उत्पन्न हुए हैं, पुरुष अंगों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आप भुजाओं से, गले से, ठीक है। तो ब्राह्मण का जो जन्म हुआ था वो मुख से हुआ था, ऐसा बताते हैं पुरुष सूक्त में कि ब्राह्मण का जो है, ब्राह्मणों का जो जन्म है वो मुख से हुआ था। क्षत्रिय का जो उदय हुआ वो भुजाओं से हुआ है। मुझे जो इस धर्म की जो बुराई लगी वो यही लगी है कि क्षत्रियों का जो जन्म हुआ है वो भुजाओं से हुआ है। वैश्य का जो जन्म है वो जंघा से हुआ है, जंघा से, ठीक है। और शूद्र का जो जन्म है वो पैरों से हुआ है, ठीक है। और ये जो था आज तक चला आ रहा है, और सबसे जो बुराई अगर हम देखी जाए तो मैं इसकी ही आलोचना करता हूं कि इन्होंने ब्राह्मणों को जन्म मुख से हुआ इसलिए ये सर्वोच्च स्थान पा गए, और जिनका स्थान पैरों से हुआ यानी कि शूद्र का, वो सबसे निचली कास्ट हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मुझे जो इस धर्म की जो बुराई लगी वो यही है, बाकी इसमें कोई बुराई नहीं है, बस इसी पे हम थोड़ा चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। उत्तर वैदिक समाज में गोदान, गायों का दान, गोदान किसे बोलते हैं? गायों का दान पुण्य का कार्य माना जाता था।
इसका मुख्य उद्देश्य पशुधन को संरक्षित करना था। तो फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश समाज में गोदान यानी कि गोदान जो कार्य था उसको पुण्य कार्य माना जाता था। इसका उद्देश्य था पशुधन को संरक्षित करना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो समझ में आता है कि हाँ ये सही है, लेकिन बी भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुधन को संरक्षित करना था। देखो, संरक्षित करेंगे तो दान क्यों करेंगे? ठीक है, देखो दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन सही व्याख्या आर सही व्याख्या एक नहीं करता है। ठीक है, गोदान धार्मिक कृत्य था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पशुधन का संरक्षण नहीं था बल्कि पुण्य अर्जन था। ठीक है, जैसे कि जब कोई यज्ञ हुआ करते थे तो जो यज्ञ करवाने वाला होता था वो लोगों को गायों भेंट में देता था। ठीक है, दान देता था, इस तरह की चीजें थी। दान की प्रथा ब्राह्मणों की सत्ता को मजबूत करती थी। ठीक है, जैसे कि पंडित जी ने जो कह दिया कि तुम्हें ये दान करना है, तो जो यज्ञ करने वाला वो लग जाता था दान करने में, पता लगे सब कुछ लुटा दिया। ठीक है, और पंडित जी तो पंडित जी, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। और अगर तुमने दान नहीं किया तो वो तुमको श्राप दे देते थे, और ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो हो जाएगा डर की वजह से। कौन पंगा ले पंडित से? तो ये सब चीजें थी। 65 देखो कि ऋग्वैदिक समाज में राजा को जन से चुनने की परंपरा थी। राजा को जन से चुनने की परंपरा थी। ये समाज में लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को संकेत देता है। बिल्कुल दोनों ही सही है, और जन से चुनने की परंपरा थी इसीलिए इसको लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का संकेत देता है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। और जन से चुनने के लिए कौन कौन समिति थी? समुदाय थे, सभा और समिति। ठीक है, सभा वरिष्ठ नागरिकों की थी जबकि समिति आम लोगों के लिए थी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 65 66 देखो, उत्तर वैदिक काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। यह अर्थव्यवस्था में व्यापार की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, देखो ऋग्वैदिक काल में जो था पशुओं का आदान प्रदान होता था, लेकिन जब तक उत्तर वैदिक काल आया था तो व्यापार के लिए सिक्के आ गए थे। ठीक है, और सिक्कों को कहा जाता था निष्क। क्या कहा जाता? निष्क कहा जाता था, निष्क। ठीक है, जो निष्क नामक की धातु थी, उस धातु को सिक्का मान लिया गया था। अब वो वैलिड सिक्का था। ठीक है, पूरे राज्य में वही चलता था और उसी से आदान प्रदान होता था। ठीक है, निष्क क्या था? एक धातु का एक छोटा टुकड़ा होता था, और यहीं से व्यापारिक मार्ग भी विकसित होने प्रारंभ हो गए थे उत्तर वैदिक काल से। क्लियर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67, ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को यज्ञ में भाग लेने की अनुमति थी। यह स्त्रियों की उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। क्या ये सही है? देखो, ऋग्वेद समाज में स्त्रियों को यज्ञ लेने की भाग थी। ऋग्वेद में यानी समाज में जो स्त्रियां थी वो यज्ञों में भाग लेती थी। ये बात बिल्कुल सही है। यज्ञ में भाग लेना कब से बंद हो गया? जब तक उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक आते आते, ठीक है, उत्तर वैदिक आते आते स्त्रियों की दशा दयनीय हो गई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद तक तो स्त्रियों की दशा ठीक थी। क्लियर? और स्त्रियों को उच्च सामाजिक स्थिति का भी प्रमाण मिलता है। क्लियर? दोनों ही सही है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करना, सभा संस्थाओं में भाग लेने का भी अधिकार था। ठीक है, जैसे कि गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी ने वैदिक साहित्य में योगदान दिया है। आप इसे ही समझ सकते हो। ठीक है, और बात करते हैं तो विवाह संस्कार में पत्नी को पति के साथ यज्ञ में आहुति देने का अधिकार था। स्त्रियां वेद पाठ और शिक्षा में भी भाग लेती थी। क्लियर? 68 क्वेश्चन देखो कि उत्तर वैदिक काल में बड़ी व्यवस्था कठोर हो गई। बिल्कुल, बड़ी व्यवस्था कठोर हो गई क्योंकि जन्म आधारित हो गई थी बड़ी व्यवस्था। शूद्रों को शिक्षा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, शूद्रों को किन से वंचित कर दिया गया? शूद्रों को शिक्षा से, यज्ञ करने से, धार्मिक अनुष्ठान करने से, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने से। भाग लेने से वंचित कर दिया गया। क्लियर? तो यानी कि जो बड़ी व्यवस्था थी वो कठोर हो गई थी। इस कठोर व्यवस्था ने सामाजिक गतिशीलता को समाप्त कर दिया, यानी कि बड़े परिवर्तन की संभावना बढ़ा दी थी। जैसे कि पुरुष सूक्त में बताया गया है। एक पुरुष सूक्त आया है, इसको भी याद रख लो। जैसे कि इससे पहले भी बताया था पुरुष सूक्त,
ठीक है। पुरुष सूक्त ने बड़ी व्यवस्था को बहुत ज्यादा, ठीक है, दर्शाया है, जिससे कि मुख से ब्राह्मण निकले हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, जांघों से वैश्य निकले हैं और पैरों से शूद्र निकले हैं। ठीक है। इस सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए दो धर्मों का जन्म हुआ। कौन कौन सा? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है कि ऋग्वैदिक काल में ऋषियों ने वेदों की रचना की, इससे साहित्य और दर्शन का प्रारंभिक विकास हुआ। बात बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल में ऋषियों ने वेदों की रचना की और इससे साहित्य और दर्शन का प्रारंभिक विकास होना प्रारंभ हुआ। अब ऋग्वेद में बात की जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब किसकी देन है? ठीक है। वेद 4 होते हैं, शुरुआत में तो 3 ही थे, स्टार्टिंग में 3 थे और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। त्रैवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद बोला जाता है, अथर्ववेद बाद में आया था। तो ऋग्वेद, ठीक है, पहला वेद था जो सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। दूसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है, इस यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी कर्मकांड दिए गए हैं। ठीक है। तीसरा आता है सामवेद। सामवेद, सामवेद में संगीत से रिलेटिव है। और 8वां आता है अथर्ववेद, सॉरी 4था आता है अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है कि अथर्ववेद सामवेद मतलब संगीत और गद्य दोनों ही टाइप का है। इन ग्रंथों ने भारतीय दर्शन और साहित्य की आधारशिला रखी थी, दोनों ही सही है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति पूरा परक मंत्र है। उपनिषद के बारे में बात की जाए तो आत्मा और ब्रह्म के दार्शनिक विचार को उपनिषद बोला जाता है। ठीक है। उपनिषद के बारे में बात कर लें तो उपनिषद एक वर्ड है, एक शब्द है। अब उपनिषद के बारे में थोड़ा जान लो कि आत्मा और ब्रह्म के दार्शनिक विचार लिखे गए हैं उपनिषद में। आत्मा प्लस ब्रह्मा, ठीक है, दोनों के दार्शनिक विचार हैं उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। उत्तर वैदिक काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि ने नगरों के विकास को बढ़ावा दिया। यह शहरीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभिक संकेत था। बिल्कुल सही है। जब लोग धनी होने लगे तो उन्होंने क्या है, उन्होंने अपने घर निर्माण और जो शहर वहर बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि और अधिशेष ने नगरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार, शिल्प कला और नगर सभ्यता का प्रारंभ हो गया था। ठीक है। प्रमुख नगर के बारे में बात की जाए, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख नगर थे वो कौन थे? कौशंबी हो गया, कौशंबी, ठीक है, श्रावस्ती और राजगृह। ये कुछ नगर थे जिनका उदय हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कौशंबी, श्रावस्ती और राजगृह। सही कर का प्रमाण सामाजिक और आर्थिक विविधता से आप जान सकते हो। क्वेश्चन में सिविलिटी बंद देखो क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सदस्यों की तरह सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है। यह काल स्त्रियों के सामाजिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील देता है, ये बात भी सीक्रेट है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि स्त्रियां सभा और समिति जैसी संस्थाओं में भाग ले सकती है। स्त्रियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का यह प्रमाण मिलता है। लेकिन यह स्थिति जो थी वो ऋग्वैदिक आते आते दुर्बल हो गई थी। 72 देखो क्वेश्चन। उत्तर वैदिक समाज में उपनयन संस्कार केवल उच्च वर्णों के बच्चों के लिए था। यह सामाजिक भेदभाव की नीति को दर्शाता है। अब उपनयन संस्कार होता क्या है इसके बारे में देख लो। उपनयन संस्कार को कहते हैं शिक्षा ग्रहण करने का संस्कार। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने वाला काल शिक्षा ग्रहण संस्कार होता है। ठीक है। शूद्रों को यह संस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, शूद्र वंचित थे शिक्षा ग्रहण करने से। यह सामाजिक भेदभाव को परिचायक है, सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार जो शिक्षा ग्रहण करने का संस्कार है, ये केवल उच्च वर्णों के बच्चों के लिए था, निम्न वर्ण के बच्चों के लिए नहीं था। ठीक है, और इसी से सामाजिक भेदभाव का जन्म हुआ। द्विज के बारे में बात करते हैं। दूसरे जन्म का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित था। द्विज, एक शब्द आता है द्विज, जैसे कि ये द्विज एक शब्द है पुनर्जन्म के बारे में, यानी दूसरा जन्म। ठीक है, तो ये प्रथा प्रचलित थी कि जो दूसरा जन्म होगा वो सिर्फ ब्राह्मण, वैश्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मिलेगा, शूद्र को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने गंगा के मैदान में स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया। इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में कृषि के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी। दोनों ही सही है।
जो गंगा के मैदान उपजाऊ कृषि के लिए अनुकूल था। लौह उपकरण के कारण जंगलों की साफ सफाई को बेहतर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखो। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वेदों का अध्ययन करना था। इसका अर्थ है कि शिक्षा धार्मिक ग्रंथों तक सीमित थी। दोनों ही सही है कि उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वेदों का अध्ययन था। बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। इसका अर्थ है कि शिक्षा धार्मिक ग्रंथों तक सीमित थी। ठीक है, वेद क्या थे? वेद धार्मिक ग्रंथ थे और धार्मिक ग्रंथों से सीमित थे। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। वेदों ब्राह्मणों उपनिषदों का अध्ययन प्राथमिक उद्देश्य था। शिक्षा का क्षेत्र केवल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तक ही सीमित हो गया था, शूद्रों को वंचित था। 76 देखो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में लौह के उपयोग ने कृषि का स्वरूप बदल दिया। बिल्कुल सही है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि और नए क्षेत्रों का विकास हुआ। दोनों ही सही है। लोहे के विकास ने नए क्षेत्रों को जन्म दिया। ठीक है, नए क्षेत्र उपजाए। ठीक है, और अब इस काल में क्या हुआ था? नगर भी बनने लग गए थे। वैश्य वर्ग व्यापार करता था और व्यापार से धन अर्जित करता था और धन से वो और धनवान होता जा रहा था। यानी गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे और अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। ठीक है, लोहे के आविष्कार से क्या हुआ था कि इन्होंने खेती में भी लोहे का प्रयोग किया, जंगलों को काटना शुरू किया और वहां पर उन्होंने अपनी बस्तियां बनाना शुरू कर दी थी। अब लौह उपकरण के बारे में आपको जान लो। हल, कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे हंसिया ने कृषि में क्रांतिकारी बदलाव किए। जंगलों को साफ कर गंगा के मैदान में नए क्षेत्र विकसित होने लग गए थे। इससे अनाज का अधिशेष उत्पादन बढ़ा और समाज में, ठीक है, शिल्पकार व्यापारी पैदा होने लग गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 77 देखो क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक समाज में गाय को संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था। बिल्कुल सही है, गाय को संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था। इस कारण गविष्ट यानी गायों के लिए युद्ध भी होते थे। बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है। गविष्ट यानी कि गायों के लिए जो युद्ध होते थे ये भी होने लग गए थे, क्योंकि गायों की संपत्ति, गायें जितनी ज्यादा जिसके पास होंगी समझो वो उतना ज्यादा धनवान होगा। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य थे वो क्या थे? वो मुख्यतः पशुपालक थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः पशुपालक थे, पशुओं का पालन करते थे, जिसमें से बैल हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गई। ठीक है, क्लियर। गाय को अघन्या बोला जाता था, अघन्या यानी कि अगर गाय की हत्या की तो ये मानो कि चलो ये पाप है। ठीक है, गोधन के बारे में बात की जाए तो गोधन आर्थिक और सामाजिक सम्मान का प्रतीक था। गायों के लिए जो युद्ध होते थे उसको गविष्ट बोला जाता था। दोनों ही बिल्कुल सही है। और कर का जो भुगतान होता था, जैसे कि टैक्स होता था, राजा के पास टैक्स ज्यादा था, वो जो टैक्स है वो गायों के माध्यम से, गोधन के माध्यम से जाता था। ठीक है, गोधन ही जाता था, यानी कि आप गायों से जो घी दूध ये सब दे सकते थे या खुद गाय ही दे सकते थे अगर उससे आपको ये प्राप्त नहीं हो रहा था। गायों के झुंड को, ठीक है, गायों के झुंड को क्या बोलते थे? गायों के झुंड को क्या बोलते थे? गोत्र बोलते थे, गोत्र। गायों के झुंड को गोत्र बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78। उत्तर वैदिक काल में बड़ व्यवस्था जन्म आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में जो बड़ व्यवस्था थी जन्म आधारित थी। ठीक है, बिल्कुल। पहले क्या था कि पहले काम पर था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो जिसको जैसा काम आता था उसको उस रूप में रखा जाता था। फिर क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल तक ये परंपरा चलती रही, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो जो व्यवस्था थी वो बड़ व्यवस्था जन्म पे हो गई। ठीक है, अगर आपने ब्राह्मण का जन्म लिया तो ब्राह्मण कहलाए, क्षत्रिय जन्म लिया तो क्षत्रिय, वैश्य का जन्म लिया तो वैश्य, और शूद्र का जन्म लिया तो शूद्र कहलाए। इससे सामाजिक गतिशीलता समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल में बड़ व्यवस्था कर्म आधारित हो गई थी। ठीक है, ऋग्वैदिक में कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक आते ये जन्म आधारित हो गई थी। शूद्रों को शिक्षा और यज्ञ से वंचित कर दिया गया था। इससे सामाजिक गतिशीलता बड़ परिवर्तन की संभावना समाप्त हो गई। ठीक है, पुरुष सूक्त में आपको पता ही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख आपको समझ में आ चुका है। इसका कठोर विरोध करने के लिए एक दो धर्मों ने जन्म लिया था, जिनका नाम था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये जो दोनों धर्म है ये उत्तर वैदिक काल की ही देन है। इसमें जो व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए इन दोनों धर्मों को जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79। ऋग्वैदिक काल में ऋतुओं के आधार पर कृषि चक्र चलता था। बिल्कुल, जो कृषि होती थी वो ऋतुओं के आधार पर होती थी, यानी कि वर्षा ऋतु में वर्षा वाली जो फसल होती थी वो करते थे, क्योंकि यहाँ पर पानी का अभी भी
मतलब ट्यूबवेल नहीं लगाए गए थे। ठीक है, तो जो भी थी कृषि थी वो पूरी तरह से वो वर्षा पर आधारित थी। ठीक है, इसका अर्थ है कि आर्य पर्यावरण के अनुसार कृषि करते थे। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है। ऋग्वेद में वर्षा और ऋतु शब्दों का उल्लेख मिलता है। कृषि पूरी तरह मानसून पर आधारित थी। ये किस तरह आधारित है? मानसून पर। कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित थी पूरी तरह से। ठीक है, कृषि कार्य ऋतु चक्र के अनुसार किए जाते थे। प्रमुख फसल में जौ, जिसको एब बोला जाता है वहां पर, और गेहूं थे। ठीक है, सिंचाई के लिए साधन विकसित नहीं हुए थे उस टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 80 देखो क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक समाज में पंच महायज्ञों की परंपरा विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक समाज में पंच महाव्रत, ठीक है, पंच महायज्ञ, महायज्ञ के बारे में आपसे राजसु यज्ञ, ठीक है, ब्राह्मण, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये टोटल 5 महायज्ञ थे उत्तर वैदिक काल के। कौन कौन से थे देख लो। एक होता है ब्रह्म यज्ञ, ठीक है, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। तीसरा है पितृयज्ञ। चौथा है भूत यज्ञ। पांचवा है, ठीक है, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ। ये टोटल कितने यज्ञ थे? 5 यज्ञ थे। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ में वेदों का अध्ययन किया जाता है। देव यज्ञ में देवताओं की पूजा की जाती है। पितृ यज्ञ में पूर्वजों की पूजा की जाती थी। अब भूत यज्ञ में प्राणियों की सेवा की जाती थी। तो अतिथि यज्ञ में अतिथि का सत्कार किया जाता था। क्लियर? तो देवताओं की पूजा देव यज्ञ में, वेदों की पूजा ब्रह्म यज्ञ में, पूर्वजों की पूजा पितृ यज्ञ में किया जाता था, पितृ यज्ञ। ठीक है, अब भूत यज्ञ प्राणियों की सेवा की जाती थी, प्राणियों की, और अतिथि में अतिथियों का सत्कार किया जाता है। इन कर्म कांडों ने ब्राह्मण वर्ग को सत्ता और मजबूत कर दी थी। उत्तर वैदिक धर्म में कर्म कांडों की वृद्धि ने सामान्य जन को जकड़ लिया था। इस युग में धार्मिक जटिलता और असमानता में बढ़ोतरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक समाज में सभा और समिति नामक 2 प्रमुख संस्थाएं थी। बिल्कुल, सभा थी वरिष्ठ नागरिकों की और समिति थी जन सामान्य की। यह समाज में जनतांत्रिक तत्वों की उपस्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल दोनों ही सही है। ठीक है, सभा वरिष्ठ नागरिकों की परिषद थी, जबकि समिति थी आम जनता की परिषद। ठीक है, ये संस्थाएं राजा का चुनाव करते थे, नीतियों का विमर्श करते थे और नियंत्रण रखते थे राजा पर। राजा को जनस्य या गोप्ता या जनता का रक्षक कहा जाता है। आरोप को जनतांत्रिक रुझानों का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखो कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ था। बिल्कुल, इसलिए शिक्षा और ज्ञान तक पहुंच सीमित हो गई। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि शूद्रों को ये जो शिक्षा है और जो ज्ञान का अधिकार है, शूद्रों को ये प्राप्त ही नहीं था। ठीक है, शूद्र इससे वंचित कर दिए गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग ने शिक्षा को एकाधिकार कर लिया। उपनयन संस्कार के बिना शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती है। ये बात उस उत्तर वैदिक काल में कही थी। ठीक है, उपनयन संस्कार के बिना, ठीक है, उपनयन संस्कार के बिना शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती थी, अपराध होता था। ठीक है, और उपनयन संस्कार के बाद अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था तो उसको सजा, मौत की सजा सुनाई जाती थी। ठीक है, शूद्रों स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। द्विज के बारे में बात की जाए तो द्विज का दर्जा केवल 3 उच्च वर्गों के लिए था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। ठीक है, वेदों का अध्ययन भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कर सकते थे, शूद्र नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते थे, करना तो बहुत दूर की बात है। क्वेश्चन में 83 देखो, ऋग्वैदिक काल में लोहा ज्ञात नहीं था। ठीक है, देखो ऋग्वैदिक इसका कारण है कि कृषि के लिए केवल पत्थर और कांस्य उपकरणों का उपयोग होता था। देखो ऋग्वेद में लौह का उल्लेख नहीं है। पत्थर और कांस्य के औजारों का प्रयोग कृषि और अन्य कार्यों में होता था। ठीक है, लौह युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल सही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, उत्तर वैदिक समाज में बड़े व्यवस्था कठोर थी। बिल्कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही सब प्रमुख थे। यह सामाजिक असमानता का मूल कारण है। बिल्कुल, दोनों ही बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल बड़े व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय श्रेष्ठ वर्ग थे, जबकि शूद्र निम्न वर्ग था। यह कठोर सामाजिक असमानता का प्रमुख कारण बनी। पुरुष सूक्त में बड़ व्यवस्था को अच्छे से दर्शाया गया है। इस भेदभाव के विरुद्ध बौद्ध और जैन धर्म का आगमन हुआ। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, ऋग्वैदिक काल में अग्नि और इंद्र की पूजा होती थी। बिल्कुल, इंद्र की पूजा के लिए लगभग 250 सूक्त हैं और अग्नि के लिए लगभग 200। ठीक है, इसका अर्थ है कि आर्य लोग प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करते थे। बिल्कुल, दोनों ही बिल्कुल बात सच है। ये प्राकृतिक शक्तियों को देवत्व मानते थे। ठीक है, अन्य
देवता में वरुण हैं जो नैतिकता के रक्षक माने जाते थे। ठीक है, इंद्र को वज्रपति यानी कि पुरंदर माना जाता था, तो किलों को तोड़ने वाला, और अग्नि को यज्ञ का देवता माना जाता था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86 देखो, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, इसी सामाजिक असमानता बढ़ी। बिल्कुल दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, शूद्रों को वेद पाठ करना, यज्ञ और गुरुकुल में प्रवेश वर्जित करना अनिवार्य नहीं, मतलब बिल्कुल मना कर दिया गया था। उपनयन संस्कार शूद्रों का होता ही नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, ऋग्वैदिक समाज में नृपति को सीमित अधिकार था, नृपति का राजा कहा जाता था। इसका कारण है समिति, सभा और समिति की शक्तियां होना। ठीक है, दोनों ही सही बात है। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का विकास हुआ। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म आए, इस तरह से महाजनपद भी आए। ठीक है, क्लियर है ना? यह राजनीतिक विकेंद्रीकरण का संकेत देता है, केंद्रीकरण का संकेत देता है। तो ए आर फिर से सुनो। ठीक है, देखो उत्तर वैदिक काल में महाजनपद का विकास हुआ, तो केंद्रीकरण की, ठीक है, पहले पहले भटकते थे। ठीक है, अब क्या होता था, केंद्रीकरण का संकेत देने लग गया। उत्तर वैदिक काल में टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, और इनमें सबसे बड़े राज्यों का निर्माण और केंद्रीकरण होने लग गया। ठीक है, प्रमुख 16 में जो प्रमुख महाजनपद थे, पहले का नाम था मगध। ठीक है, दूसरा का नाम था कौशल, और तीसरे का नाम था श्रावस्ती, सॉरी अवंती। क्लियर, अवंती। तो 16 महाजनपदों में जो 3 महाजनपद सबसे बड़ी थी, मगध, कौशल और अवंती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखो क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक काल में युद्ध गौ यानी गायों के लिए होते थे। गाय उस समय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती थी। बिल्कुल दोनों ही सही है। गाय को गविष्ठ बोला जाता था, जो युद्ध होता था उसको गविष्ठ बोला जाता था। ठीक है, गाय को धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य स्रोत माना गया है, और गाय को अगन्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक समाज में सभा और समिति का उल्लेख राजनीतिक संस्था के रूप में मिलता है। यह समाज की लोकतांत्रिक का परंपरा का पालन करता है। दोनों ही सही है। ठीक है, समाज वरिष्ठ नागरिकों के लिए और समिति सामान्य जनता के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, उत्तर वैदिक काल में बलि और दान का महत्व था। ठीक है, यज्ञ में बलि दी जाती थी। ठीक है, और दान भी दिए जाते थे, जैसे कि कोई ब्राह्मण यज्ञ करवा रहा है, ठीक है, तो यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, और बहुत सारे दान होते थे। ठीक है, कोई कुछ कभी तो ब्राह्मण जी तो घर ही दान करवा देते, पूरी फसल दान करवा देते थे, या पूरा राज्य दान करवा देते थे। ठीक है, स्वर्ण हो गया, सोना, गोदान, ये सब दान होते थे। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, ऋग्वेद काल में गायों को अगन्या यानी ना मारे जाने योग्य पशु कहा जाता था। इसका अर्थ है कि पशुपालन को संरक्षण दिया जाता था। बिल्कुल सही है। ठीक है, गाय एक पशु है, उस टाइम पीरियड में ये बहुत पवित्र पशु माना जाता था, और इस पशु को ना मारे जाने वाला पशु बोला जाता था। इसके लिए तो गविष्ठ होते थे, यानी गायों के लिए युद्ध हुआ करते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगन्य ना मारे जाने योग्य, मतलब कि पशुपालन के लिए संरक्षण दिया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो पशुधन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बकरी हो गया, बैल हो गए, गाय हो गए, प्रमुख पशुधन थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखो क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में नगरों का विकास हुआ। बिल्कुल, अब क्या होता था कि जो वैश्य थे वो व्यापारी थे, व्यापारी वर्ग थे, और व्यापारी कृषि, लोहे का आविष्कार हो गया था। ठीक है, लोहे से उन्होंने कृषि में अच्छा खासा कमाई की। ठीक है, अच्छा खासा धन अर्जित किया, और इन्होंने नगर बसाने शुरू कर दिए। ठीक है, इसका कारण है कि कृषि उत्पादन में अधिकता और व्यापार का विस्तार हो गया। बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद में नदियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल, ऋग्वेद में सब सिंधु के बारे में आप जानते ही हो, तो नदियों को देवियों के रूप में पूजा जाता था। इसका तात्पर्य है कि आर्य प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करते। दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है। आज एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल होते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या होते थे? गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में उपनयन संस्कार के माध्यम से बालक, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चे थे, वो ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते थे। ठीक है, इसका अर्थ है कि शिक्षा मुख्यतः धार्मिक और सांस्कृतिक थी। बिल्कुल सही है। लेकिन शूद्रों को गुरुकुल में जाने का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। शूद्रों के सिर्फ कदम से ही पूरा गुरुकुल धुलवाया जाता था शूद्रों से। 97 क्वेश्चन है कि ऋग्वेदी समाज में दास और दासियों का उल्लेख मिलता है। यह समाज पूर्णतः समानतावादी नहीं था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। देखो, ऋग्वेद समाज में दास और दासियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जो दास दासी कौन होते थे? ये निर्धन वर्ग हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए ये समाज पूर्णतः समानतावादी नहीं रहा था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है,
और उत्तर वैदिक काल आते आते बिल्कुल मतलब अच्छा खासा हो गया था, बहुत सारे एक ब्राह्मण के बहुत सारे दास हो गए। उत्तर वैदिक काल में साम्राज्य विस्तार के लिए राजसू और वाजपेयी यज्ञों का आयोजन किया जाता था। ये धार्मिक अनुष्ठानों का राजनीतिक उपयोग किया जाता था, ठीक है। और एक बहुत बड़ा एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सभी इसके लिए किए जाते थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 99 देखो कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने प्रमुख रूप से गायों के लिए युद्ध किए, और गायों के लिए जो युद्ध होते थे उसको गविष्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गविष्ट, ठीक है। इसका अर्थ है गायें आर्थिक संपन्नता का प्रमुख आधार थी, ठीक है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो कि आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक समाज में धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध था। उत्तर वैदिक समाज में धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध था। यह ब्राह्मणों और क्षत्रियों के परस्पर संयोग का परिणाम था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसा होता था उत्तर वैदिक काल में, जो उच्च वर्ग थे उन्होंने ये बात मान ली कि हम जितना कठोरता बरतेंगे हमें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। और कर्म कांडों पर जितना ज्यादा हम इसको बाहर निकालेंगे, लोग उतना ज्यादा प्रभावित होंगे और हमारी जो श्रेष्ठता है ये ज्यादा बखान आएगी, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया और क्षत्रियों ने बोल दिया कि हम पैदाई क्षत्रिय होते हैं, ठीक है। ब्राह्मणों ने बोल दिया कि हम पैदाई ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया और यज्ञ करना शुरू कर दिया, दान करवाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये प्रमुख हो गए। क्षत्रियों ने युद्ध करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये प्रमुख हो गए। वैश्य व्यापार पर वर्ग था और इन्होंने कितना, एक व्यापारी का बच्चा व्यापारी बन गया, और शूद्र हमेशा शूद्र ही रह गए, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए, लगे रहिए। और अब महाजनपद काल के बारे में हम लोग देखेंगे।